हेलो दोस्तों, आई एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर हाजिर हुए आपके लिए फिर से एमसीक्यूज़ की बेहतरीन वीडियो, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशली बनाई गई है। ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है। एक छोटी जानकारी और इस वीडियो से रिलेटेड आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें एक वीडियो और पहले अपलोड करी जा चुकी है, जो कि कल हुई थी। उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला सवाल है, एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शंस हैं इंद्र, वरुण, नासत्य, अग्नि। यहाँ से हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, अग्नि। यहाँ पर हमें अग्नि देवता का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्रसिद्ध प्राचीन अभिलेख में प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एरण्य अभिलेख। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों तथा प्राचीन दस्तावेजों की तिथि के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एपियोग्राफी, पेलियोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, आर्कियोलॉजी। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अभिलेखों तथा प्राचीन दस्तावेजों की तिथि के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है अभिलेखों तथा प्राचीन दस्तावेजों की तिथि के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है पैलियोग्राफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के मध्य युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शंस है गौतमी पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी या फिर हाल। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, यज्ञश्री शातकर्णी सातवाहन शासक का शासक था, जिसने जहाज के चित्रयुक्त सिक्के लागू किए थे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारतीय मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स का जनक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लेते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या फिर व्हीलर। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 6 का बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसन नगर यानी विदिशा में गरुड़ स्तंभ अभिलेख से किस धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म या फिर शैव धर्म। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भागवत धर्म का यहाँ से हमको प्रमाण देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के एरण्य से प्राप्त वराह प्रतिमा पर अंकित अभिलेख से किस हूण शासक के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शंस हैं मिहिरकुल, तोरमाड़, अत्तिला, खुशनवाज। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें तोरमाड़ हूण शासक के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अशोक का कौन सा अभिलेख लिपि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट दिशा में लिखी जाती थी? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि या फिर अरमाइक लिपि। ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा 9 का सी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का क्या था कि ये राइट टू लेफ्ट का मीन्स यहाँ से शुरू होकर इधर को चलती, यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ चलती थी। कौन? खरोष्टी लिपि। और अगर हम बात करें उर्दू, अरबी, फारसी स्क्रिप्ट की, इन लैंग्वेज की, तो ये भी इधर से ही लिखी जाती हैं। यहाँ से इस तरफ से शुरू होकर ये इस तरफ को लिखी जाती हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, दक्षिण भारत में मृत व्यक्तियों के शवों के साथ बर्तन, हथियार आदि रखकर बड़े पत्थरों से ढके गए स्मारकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं स्तूप, मेगलिथ, महापाषाण, चैत्य या फिर बिहार। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, इन्हें मेगालिथ या फिर महापाषाण कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्म चक्र युक्त कांस्य मुद्रा किस शासक द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन है मिनांडर, डेमेट्रियस, कनिष्क या विम कटफिसस। तो ऑप्शन नंबर हमारा 11 का राइट हो जाएगा ए, मिनांडर ने ही धर्म चक्र युक्त कांस्य मुद्रा को जारी किया था। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किस कुषाण शासक को दिया जाता है? ऑप्शन हैं कुजुल कटफिसस, विम कटफिसस, कनिष्क या फिर हुइस्क। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विम कटफिसस को सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है, जो कि ये क्या था? कुषाण शासक था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। शिव, स्कंद तथा विष्णु की आकृतियों से युक्त सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था?
ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, हुविष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हुविष्क। शिव, स्कंद और विष्णु की आकृति से युक्त सिक्कों का प्रचलन हुविष्क ने करवाया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस प्रसिद्ध गुप्त शासक को दर्शाया गया है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। यहाँ पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर पर सवार कार्तिकेय प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए थे? ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 15 का ए। इसे चलवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला सवाल है, सिक्के पर बैल आकृति युक्त शैव सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त। तो 16 का आंसर हमारा राइट हो जाएगा बी। स्कंदगुप्त ने बैल आकृति युक्त शैव सिक्के जारी किए थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर कालिया व लक्ष्मी अंकित थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो 17 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। इन्होंने सिक्कों पर कालिया और लक्ष्मी को अंकित कराकर जारी किया था और यह मोहम्मद गौरी। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा शुरू की थी? ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ से हमारा 18 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। इसे शुरू किया था इल्तुतमिश ने। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, सूर्य व चंद्रमा तथा राम व सीता की आकृतियों वाले सिक्के किस मुगल सम्राट द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर व शाहजहां। तो 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने इन्हें जारी किया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आना नामक सिक्के, अगला सवाल है, आना नामक सिक्के का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शाहजहां। अगला सवाल है, हाथ में शराब का प्याला लिए चित्रयुक्त सिक्के किस मुगल शासक ने चलाए थे? ऑप्शंस हैं हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह प्रथम। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 21 का राइट हो जाएगा बी, जहांगीर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस शासक ने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवता एवं हिंदू संवत उत्तीर्ण करवाया था, यानी खुदवाया था, इसे जारी किया था? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, शिवाजी, पेशवा, बाजीराव। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 22 का बी, टीपू सुल्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस हैं मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, कलिंग राज खारवेल, बंगाल शासक विजय सेन। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्वालियर अभिलेख किस राजवंश शासक से संबंधित है? ऑप्शन से राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, गुर्जर प्रतिहार नरेश भोज, चंदेल शासक विद्याधर या परमार राजा भोज। 24 का ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी, गुर्जर प्रतिहार नरेश भोज से ग्वालियर अभिलेख का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त सम्राट से है? ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, देवपाड़ा अभिलेख किस क्षेत्रीय शासक से संबंधित है? ऑप्शन है बंगाल शासक विजय सेन, कामरूप शासक भास्कर वर्मन, ओडिया शासक अनंत वर्मन या फिर चेदी शासक कर्ण। तो 26 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है बंगाल शासक विजय सेन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है बंगाल शासक विजय सेन से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासिक गुहा अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका संबंध मुख्यतः किस सातवाहन शासक या माता से है? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी व गौतमी बलश्री, यज्ञश्री शातकर्णी, हालिया सिमुक्त। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 27 का राइट हो जाएगा ए, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी व गौतमी बलश्री। अगला सवाल है,
प्रसिद्ध प्रयाग स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के किस संधि विग्रहिक दरबारी कवि ने की थी? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास या फिर रवि कीर्ति। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 28 का बी, हरिसेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐहोल अभिलेख की रचना किस जैन विद्वान कवि द्वारा की गई थी? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रवि कीर्ति, हरिसेन, वीरसेन, अमर सिंह। 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रवि कीर्ति। अगला सवाल है, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, इसे अंग्रेजी तकनीक में क्या कहा जाता है? आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं पैलियोग्राफी, इपियोग्राफी, आर्कियोलोग्राफी या आइकोनोग्राफी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 30 का बी, एपिग्राफी इसे कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को अंग्रेजी में और हिंदी में कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं केवल ब्राह्मी, केवल खरोष्टी, यूनानी एवं आरमाइक, शारदा एवं गुरुमुखी। 31 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी एवं आरामाइक का यहाँ पर इन लिपियों का प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 32, प्राचीन काल में जन सामान्य की भाषा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, प्राचीन काल में जन सामान्य की भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता था। ऑप्शंस, प्राचीन काल में जन सामान्य की भाषा को क्या कहा जाता था? प्राकृत। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बाजवा तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन से जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर शेरशाह सूरी। 33 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा ये जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जूनागढ़ संस्कृत अभिलेख जारी करने वाला शक क्षत्रप कौन था? ऑप्शन है नहपान, रुद्रदामन, मोगा, गोंडोफर्नीज। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, रुद्रदामन। अगला सवाल है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, प्राचीन अवशेषों, मंदिरों एवं भवनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं इतिहास, पुरातत्व, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन से इतिहास, पुरातत्व, एंथ्रोपोलॉजी, समाज शास्त्र। तो 35 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्हें कहा जाता है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 36 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं जिनसे साम्राज्य सीमा एवं नीति का पता चलता है? भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस काल शासक के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए जिनसे साम्राज्य सीमा एवं नीति का पता चलता है? ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो 36 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण कराया गया है? यहाँ पे हमें भाषा बताना है हाथी गुम्फा अभिलेख का। ऑप्शंस है संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा या फिर तमिल भाषा। तो 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण कराया गया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्राह्मी लिपि को लिखने की दिशा क्या थी? ऑप्शन हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो 38 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाएं। यानी ये बाएं से दाएं का मतलब क्या है? राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से चलेगा लेफ्ट की ओर। अब राइट हमारा हैंड इधर होता है और लेफ्ट इस तरफ होता है जब हम लिखने बैठते हैं, तो ये इस ओर लिखी जाती हैं, इस ओर लिखी जाती है, इसे हम राइट टू लेफ्ट कहते हैं। जबकि हमारी तो इनमें कौन कौन सी भाषा है? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, इसके अलावा हमारी संस्कृत, फारसी, अरबी ये सब इसी तरफ लिखी जाती है। जबकि हिंदी भाषा हम लिखते हैं इस ओर, ये इस ओर चलती है हिंदी भाषा, लेफ्ट टू राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 39 क्वेश्चन है, यूरोप की भाषाओं अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, इटालियन को मुख्यतः किस लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शंस हैं देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ग्रीक लिपि या फिर लैटिन लिपि। तो यहाँ से हमारा 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये सारी की सारी लिखी जाती हैं रोमन लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? यानी यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन में 3 असत्य होंगे और 1 सत्य होगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा है। जिन अक्षरों का प्रयोग भाषा लिखने में होता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि केवल एक ही भाषा की हो सकती है। भाषा और लिपि दोनों एक ही वस्तु है। अंग्रेजी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी को पहले हम कैंसिल करेंगे क्योंकि अंग्रेजी देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, ये रोमन में लिखी जाती है। जबकि देवनागरी में लिखी जाती है कौन? हिंदी।
फिर भाषा और लिपि दोनों एक ही वस्तु हैं, ये गलत है, दोनों अलग अलग वस्तु हैं। लिपि केवल एक ही भाषा की हो सकती है, गलत, लिपि कई भाषाओं की हो सकती है। और यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि जिन अक्षरों का प्रयोग भाषा लिखने में होता है उसे हम लिपि कहते हैं। चलते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 41, मयूर आकृति युक्त सिक्के बिना कार्तिकेय के किस शासक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। 41 का यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस सिक्के का अध्ययन नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है अभिलेख एवं सिक्के, स्मारक एवं मूर्तियां, चित्रकला एवं मृतभांड और आधुनिक काल्पनिक कथाएं। तो 42 का हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, यानी कि इन सब का हम पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत इनका हम अध्ययन करते हैं कि इनका अभिलेख और सिक्कों का भी करते हैं, स्मारक की मूर्तियों का भी करते हैं, चित्रकलाओं एवं दांड का भी करते हैं, लेकिन आधुनिक काल्पनिक कथाओं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43, बोगस कोई अभिलेख की तिथि लगभग मानी जाती है? 1400 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी। ऑप्शन है 1400 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी, 250 ईसा पूर्व या 1000 ईस्वी। तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, इसकी तिथि बोजक कोई अभिलेख की मानी जाती है 1400 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी बलश्री का संबंध निम्नलिखित में से किस अभिलेख से है? ऑप्शन है हाथीगुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख। तो यहाँ से हमारा 44 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, नासिक अभिलेख। अगला सवाल है, प्रतिहार नरेश भोज का संबंध किस अभिलेख से है? ऑप्शंस हैं ग्वालियर अभिलेख, एरन अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। 45 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस क्षेत्र के शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिण भारत, पश्चिमोत्तर भारत यानी पाकिस्तान, पूर्वी भारत और मध्य भारत। तो 46 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो खरोष्टी लिपि पाई जा रही है अशोक की, ये पाई जाती है पश्चिमोत्तर भारत यानी पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान की तरफ ये पाई गई है। चलते हैं अगले सवाल में, सिक्के पर सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यह शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी हिंदी में अब इसका बताना है कि सिक्कों के अध्ययन को हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र, शिलालेख शास्त्र, भवन निर्माण या फिर चित्रकला। तो 47 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन से देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर रोमन लिपि। तो 48 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन ए राइट था। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के दिग्विजय एवं विजित राजाओं के प्रति नीतियों का उल्लेख किसमें हमें मिलता है, किस अभिलेख में? तो प्रयाग स्तंभ लेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, हाथीगुम्फा अभिलेख है या फिर ग्वालियर अभिलेख है। तो 49 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सब हमें मिलता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण मेगालिथ की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है शवों के साथ वस्तुएं रखकर बड़े पत्थरों से घेरना, ईंटों के बड़े महल बनाना, सिक्कों को गड्ढे में छिपाना या फिर लोहे की विशाल मूर्तियां बनाना। तो ऑप्शन नंबर 50 का राइट हो जाएगा ए, महापाषाण की मुख्य विशेषता थी कि शवों के साथ ये लोग क्या करते थे, वस्तुएं रखकर बड़े पत्थरों से घेर दिया करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ से हमारा एक मिनट, तो यहाँ से 51 का ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, बी, बिहार स्तंभ लेख। शुंग वंश का प्रारंभिक स्रोत मानने के साथ साथ आत्मसंयम, त्याग व नैतिक शिक्षा की युक्ति प्रस्तुत करने वाला स्तंभ लेख इनमें से कौन सा है? ऑप्शन हैं गरुड़ स्तंभ लेख, बौद्ध स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, बिलसट स्तंभ लेख। 52 का आंसर नंबर राइट हो जाएगा बी, बौद्ध स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गुप्त संवत का सबसे पहला वर्ष वर्णित किया गया है? ऑप्शंस हैं मेहरौली स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, मथुरा स्तंभ लेख या फिर भित्र स्तंभ लेख। 53 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन सागर मध्य प्रदेश से प्राप्त भानुगुप्त के अभिलेख का ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे मुख्य महत्व क्या है? ऑप्शंस हैं शुद्ध सोने के सिक्कों का विवरण, गोपराज की मृत्यु एवं उसकी पत्नी के सती होने का प्रथम उल्लेख, हूणों के विनाश की गाथा, सर्वप्रथम भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति का अभिलेख। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 54 का राइट हो जाएगा बी, गोपराज की मृत्यु एवं उसकी पत्नी के सती होने का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है एरन सागर अभिलेख से, जो कि किसका है, भानुगुप्त का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
तालगुंडा स्तंभ लेख शिमोगा मैसूर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह गुप्त हुड़ युद्ध का विस्तृत वर्णन देता है, या कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष तथा कवि कुब्ज का उल्लेख देता है, इसमें सर्वोत्तम बुद्ध की प्रतिमा का उल्लेख है, या शुंग कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 55 का बी, या कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष तथा कवि कुब्ज का उल्लेख करता है, ये कथन सत्य है। बाकी यहाँ से ए, सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की दिग्विजयों एवं विजयों का यशोगान करने वाली प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन ने इसे किस काव्य शैली में लिखा था? ऑप्शंस हैं पांचाली शैली, गौड़ी शैली, वैदर्भी शैली या फिर लाटी शैली। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 56 का सी, वैदर्भी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत में सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा किस राजवंश शासकों ने शुरू की थी? ऑप्शन है मौर्य शासक, कुषाण शासक, यूनानी शासक या फिर गुप्त शासक। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपराओं को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र के संदर्भ में शीशे के सिक्के जारी करने का श्रेय मुख्यतः किस राजवंश को दिया जाता है? ऑप्शन है कुषाण शासक, सातवाहन शासक, शुंग शासक या फिर गुप्त शासक। 58 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन शासकों का इसका श्रेय दिया जाता है। किस चीज़ का? कि इन्होंने शीशे के सिक्कों को जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में शुद्ध सोने के सिक्के प्योर गोल्ड कॉइन्स निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा चलाए गए? ऑप्शन है गुप्त शासक, मौर्य शासक, कुषाण या फिर इंडो ग्रीक शासक। 59 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस काल के शासकों ने जारी किए? ऑप्शन है कुषाण शासक, गुप्त शासक, मौर्य शासक या फिर सातवाहन शासक। तो यहाँ से 60 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त शासकों ने प्राचीन काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्कों को जारी किया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले चल रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क टिक करके लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेहरौली स्तंभ लेख जो धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किस पर्वत पहाड़ी पर स्थित माना गया है? ऑप्शन है उदयगिरी पहाड़ी, विष्णुपाद पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी या फिर गोवर्धन पहाड़ी। 61 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसे विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के सप्त सिंधु के 7 युद्धों को पार कर बालहीरों का चंद्रगुप्त द्वितीय के सप्त सिंधु के 7 युद्धों को पार कर बालहीरों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख किस स्तंभ लेख में हमें मिलता है? ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, भित्री स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख या फिर मथुरा स्तंभ लेख। 62 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, भीतरी स्तंभ लेख में हमें इसका अभिलेख मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन है बिहार स्तंभ लेख, भित्री स्तंभ लेख, ऐरन स्तंभ लेख या फिर बेसन नगर गरुड़ स्तंभ लेख। 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिहार स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंदगुप्त द्वारा हुड़ों को पराजित करने का तथा विष्णु मूर्ति की स्थापना एवं अश्वमेध यज्ञ किए जाने का विवरण कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, भिलसर स्तंभ लेख एटा, तालकुंडा स्तंभ लेख या फिर मथुरा स्तंभ लेख। 64 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से हमें इसका प्रमाण मिलता है। अगला सवाल है, भिलसर स्तंभ लेख एटा उत्तर प्रदेश में है, किस गुप्त सम्राट के शासनकाल से संबंधित है जिसमें कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख हमें मिलता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट या फिर स्कंदगुप्त। 65 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसन नगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख किस शुंग शासक के काल में भागभद्र के दरबार में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, शुंग द्वितीय, भागभद्र शुंग काल, वासुदेव या फिर अग्निमित्र। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 66 का बी, शुंग द्वितीय या भागभद्र शुंग काल में यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा स्तंभ लेख में शैव धर्म के किस संप्रदाय के आचार्य उदिताचार्य का उल्लेख हमें प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं कापालिक समुदाय, माहेश्वर समुदाय, कालामुख समुदाय या फिर पाशुपत समुदाय। 67 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माहेश्वर समुदाय। अगला सवाल है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति को 1834 ईस्वी में किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, टॉयम्बी, कैप्टन ए ट्रायर या कनिंगम। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन ए ट्रायर द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल है, बिना किसी लेख के केवल आकृतियों वाले प्राचीनतम भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता है? यानी प्राचीनतम भारतीय सिक्के क्या कहलाते हैं? जो कि बिना
आकृतियों वाले हैं, उनमें कोई आकृति नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? निष्क, पंचमार्क, आहा सिक्का, दीनार या फिर रूपक। तो यहाँ से हमारा 69 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उन्हें पंचमार्क या फिर आहा सिक्का कहा जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में भारत में मूर्तियों का निर्माण किस काल से नियमित रूप से आरंभ माना जाता है? यानी मूर्तियों का निर्माण कब से आरंभ माना जा रहा है? ऑप्शन से मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो 70 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण माना जा रहा है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के किस स्थान की खुदाई से प्राचीन रोम भारत के जीवंत व्यापारिक संबंधों का पता चलता है? ऑप्शन है कावेरीपट्टनम, अरिकमेडु, मल्लपुरम या फिर मुजिरिस। 71 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडु से। अगला सवाल है, एरन का वह स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एरन में ही, गाजीपुर में, या एरन मध्य प्रदेश, एरन उत्तर प्रदेश या फिर एरन राजस्थान। तो 72 का बी राइट हो जाएगा, एरन है मध्य प्रदेश में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन निम्नलिखित में से किस लेख में मिलता है? ऑप्शन से बिहार स्तंभ लेख, महरौली स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख या फिर तालगुंडा स्तंभ लेख। 73 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिहार स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वाधिक मात्रा में कुल मिलाकर सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए? यानी किसने सबसे ज़्यादा सिक्कों को जारी किया? ऑप्शन से कुषाण शासक, सातवाहन शासक, मौर्य शासक या फिर गुप्त शासक। तो 74 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा ओवरऑल हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो निकाले गए हैं वो है मौर्य शासक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके सामने है, कदम्बों के इतिहास अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है बिलसर अभिलेख, तालगुंडा स्तंभ लेख, एरन स्तंभ लेख या फिर भरूच स्तंभ लेख। 75 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालगुंडा स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालगुंडा स्तंभ लेख में पल्लवों से संघर्ष करने वाले कदम्ब शासक का क्या नाम अंकित है? ऑप्शन है शांतिवर्मन या फिर मयूरवर्मन, भानुगुप्त, बुद्धगुप्त या फिर उदिताचार्य। 76 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांतिवर्मन या फिर मयूर शर्मा। गुप्त काल में बुद्धगुप्त संबंधित एरन स्तंभ लेख किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है एरन सागर मध्य प्रदेश, एरन एटा, एरन गाजीपुर या एरन विदिशा। तो यहाँ से हमारा 77 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि एरन जो है मध्य प्रदेश में, तो आपको यही सिलेक्ट करना है, एरन सागर मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 78 है, गरुड़ स्तंभ लेख बेसन नगर में वर्णित नैतिक कार्य मनुष्य के किस लोक का पक्ष प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन से नरक का पक्ष, मोक्ष का पक्ष, स्वर्ग का पक्ष या फिर पुनर्जन्म का पक्ष। यहाँ से हमारा 78 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग का पक्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने है, कुमार गुप्त फर्स्ट का प्रथम अभिलेख जिसमें गुप्त सम्राटों की वंशावली प्राप्त होती है कौन सा है? ऑप्शन है भिलसर स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति। 79 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिलसर अभिलेख। अगला सवाल है, सिंध सभ्यता के संदर्भ में तत्कालीन समाज की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का बोध मुख्य रूप से किससे होता है? ऑप्शन से अभिलेखों से, स्मारकों व भवनों की खुदाई से, ताम्रपात्रों से या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण से। तो 80 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सिंध सभ्यता के संदर्भ में तत्कालीन समाज की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का जो हमें बोध होता है वो स्मारकों और भवनों की खुदाई से होता है। उदाहरण जैसे मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा की खुदाई हुई है, मोहनजोदड़ो की खुदाई है, तो इनकी खुदाई करने से, स्मारकों और भवनों की खुदाई करने से ही हमें इनके बारे में पता चला है, सिंधु सभ्यता के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, समुद्रगुप्त के काल के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना किस वर्ष 1834 में पुनः प्रकाश में लाई गई? ऑप्शन हैं 1784 ईस्वी, 1834 ईस्वी, 1857 ईस्वी या फिर 1902 ईस्वी। 81 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वापस से प्रकाश में लाई गई 1834 ईस्वी में। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा पे गलत टाइप हो गया है। समुद्रगुप्त के काल के प्रयाग के प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना किस वर्ष पुनः प्रकाश में लाई गई? यहाँ पे 80 इस चीज़ को हटा देंगे क्योंकि यही हमारा ऑप्शन है। 81 का बी हमारा 1834 यानी 1834 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भरहुत मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे बौद्ध स्तंभ लेख किस राजवंश एवं राजा से संबंध है? इनका संबंध किससे है? तो किस राजवंश या राजा से है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मौर्य काल अशोक, शुंग काल राजा वासुदेव, गुप्त काल में चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर कुषाण काल में कनिष्क से। 82 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका संबंध है शुंग काल से और राजा है राजा वसुदेव। अगला सवाल है, मथुरा स्तंभ लेख में वैष्णव धर्म के साथ साथ किस अन्य धर्म संप्रदाय के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव एवं शैव माहेश्वर आजीविक संप्रदाय। 83 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव एवं शैव माहेश्वर। अगला सवाल है,
दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ मेहरौली किस गुप्त सम्राट की दिग्विजयों से संबद्ध है? ऑप्शन से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त। 84 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड से ये संबद्ध है। अगला सवाल है, स्कंदगुप्त के किस स्तंभ में एक स्तंभ निर्माण एवं अश्वमेध यज्ञ का स्पष्ट उल्लेख हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन है भीतरी स्तंभ लेख, एरन स्तंभ लेख, भिलसर स्तंभ लेख या फिर बिहार स्तंभ लेख। 85 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। देखते हैं 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है। भानुगुप्त के सेनापति गोपराज के युद्ध भूमि में शहीद होने का वर्णन किस पुरातात्विक स्रोत में हमें मिलता है? ऑप्शन है एरन स्तंभ लेख, सागर मध्य प्रदेश, तालगुंडा स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख या फिर मेहरौली स्तंभ लेख। तो 86 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका हमें प्रमाण मिलता है एरन स्तंभ लेख, सागर मध्य प्रदेश से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राचीन काल की निर्मित मूर्तियों का विकास उत्तरी गुप्त काल तथा किन कालखंडों में मुख्य रूप से हुआ? ऑप्शन से केवल मौर्य काल, कुषाण एवं गुप्त शासकों काल में, केवल ऋग्वैदिक काल या संगम काल। 87 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण एवं गुप्त शासकों के काल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राचीन सिक्कों पर तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों ने शुरू की, परंतु सिक्कों का सर्वाधिक विविध प्रयोग किस काल में हुआ? ऑप्शन से गुप्त काल, मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल, महाजनपद काल या फिर वर्धन काल। 88 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य एवं उत्तर काल में, मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल में इनका सिक्कों का सर्वाधिक विविध प्रयोग शुरू हुआ। अगला सवाल है, तालगुंडा स्तंभ लेख के रचयिता के रूप में किस कवि का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन है कवि हर्षेन, कवि कुब्ज, कवि कालिदास या फिर कवि बाणभट्ट। 89 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि कुब्ज का हमें उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, बिहार स्तंभ लेख बिहार शरीफ पटना किस गुप्त सम्राट के समय का माना जाता है? ऑप्शन से स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमारगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस स्तंभ लेख से यह स्पष्ट होता है कि वैष्णव धर्म गुप्त सम्राटों के समय अत्यंत लोकप्रिय था तथा सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी? ऑप्शन हैं मथुरा स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख या फिर उपयुक्त सभी। तो 91 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी अभिलेखों से हमें पता चलता है। तो यहाँ से ABC दोनों से तीनों सही है और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त कुल कितने प्रमुख गुप्तकालीन स्तंभ लेखों का उल्लेख दी गई तालिका में किया गया है? तो ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 92 का सी, 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 93, पंचमार्क सिक्कों पर लेख क्यों नहीं होते थे? ऑप्शन हैं क्योंकि उन पर केवल आकृतियों थप्पों द्वारा उकेरी जाती थी, क्योंकि उस समय लिपि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे केवल सोने के बने थे, राजाओं के नाम लिखना पसंद नहीं था। ऑप्शन नंबर 93 का राइट हो जाएगा ए, क्योंकि उन पर केवल आकृतियां थप्पों पंच द्वारा उकेरी जाती थी और उन पर लेख नहीं लिखे जाते थे। अगला सवाल है, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय मुख्य कारक किस राजवंश के समय व्यापारिक समृद्धि एवं उच्च मानक था? तो ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, पाल या फिर राष्ट्रकूट। 94 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है 95, अरिकमेडु नामक पुरातात्विक स्थल वर्तमान समय में किस क्षेत्र राज्य के निकट स्थित है? ऑप्शन है पुडुचेरी, दक्षिण भारत, गुजरात, बंगाल या फिर उड़ीसा। 95 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुडुचेरी, दक्षिण भारत में ये स्थित है। अगला सवाल है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी पूर्व किस शासक के अभिलेख से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। 96 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शंस हैं महान विजेता एवं कला साहित्य का संरक्षक, केवल धार्मिक गुरु, एक क्रूर शासक या फिर विदेशी आक्रमणकारी। 97 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें वर्णित किया गया है समुद्रगुप्त को महान विजेता एवं कला साहित्य का संरक्षक के रूप में। अगला सवाल है, बेसन नगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराने वाला हेलियोडोरस किस धर्म से प्रभावित था? ऑप्शन से बौद्ध धर्म, भागवत वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर शैव धर्म। 98 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रभावित था भागवत यानी वैष्णव धर्म से। अगला सवाल है 99, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है भीतरी स्तंभ लेख, भिलसर स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख या फिर मथुरा स्तंभ लेख। 99 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 100 क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक एवं भवनों से हमें तत्कालीन समाज की किन किन स्थितियों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन से केवल धार्मिक स्थिति, केवल आर्थिक स्थिति, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियां, केवल सैनिक क्षमता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि हमें इन सब की धार्मिक भी, आर्थिक और राजनीतिक सभी स्थितियों की जानकारी हमें मिलती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सिकंदर के भारत आक्रमण से पूर्व आने वाले यूनानी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यहाँ से सत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ए है, टेसियस और हेरोडोटस दोनों सिकंदर के भारत आने से पहले के लेखक हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है तथा इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी। टेसियस भारत का राजवाद था जिसका विवरण पूर्णतः प्रमाणित माना जाता है। सिकंदर से पहले केवल रोमानियाई यात्री ही भारत आते थे। 101 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। यहाँ से ए हमारा राइट है, बाकी बी, सी और डी गलत है। ए जो सत्य है वो है टेसियस और हेरोडोटस दोनों सिकंदर के भारत में टेसियस और हेरोडोटस दोनों सिकंदर के भारत आने से पहले के लेखक हैं। सवाल नंबर 102 है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी लेखकों का सही समूह कौन सा है? ऐसे में आपके सामने समूह दे दिए गए हैं ऑप्शंस में, इन्हें आपको देखना है कि इनका सही क्रम क्या है। तो 102 का यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले नियार्कस, फिर आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर हर्षवर्धन। 103 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है, मिस्र सीरिया के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वारा भेजा गया राजदूत डायनोसियस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। 104 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के राजकाल में आया था। सवाल नंबर 105, चीनी इतिहास का जन्मदाता किसे माना जाता है जिसने प्रथम चीनी इतिहासकार के रूप में ख्याति प्राप्त की? ऑप्शन है फाहियान, सुमाचीन, हिनसोंग या फिर इत्सिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमाचीन को चीनी इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के भारत आगमन एवं विवरण के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। इनमें से कोई एक असत्य है। देख लेते हैं ऑप्शंस। वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने भारत में कुल 15 वर्षों तक रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने अपने वृत्तांत में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का स्पष्ट एवं बारंबार उल्लेख किया है। उसने वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद को देव निर्मित बताया। तो यहाँ से हमारा 106 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, ये असत्य है। बाकी हमारा ए, बी और डी ये तीनों सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार मध्य प्रदेश की जनता एवं समाज के संबंध में क्या कहा गया था? ऑप्शन से उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया तथा चांडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। उसने मध्य प्रदेश में केवल बौद्ध धर्म का पतन देखा। उसने सम्राट हर्ष के धार्मिक अभियानों की आलोचना की, या उसने दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत ग्रंथ लिखा। 107 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया तथा चांडालों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 108, चीनी यात्री शुंग युन का भारत आगमन काल क्या था, यानी ये भारत आया था, कब आया था? आपके सामने ईस्वी दी हुई है, देख लीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो 108 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, 512 से 513 ईस्वी के मध्य ये भारत आया था। सवाल नंबर 109, क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक प्रसिद्ध रचना किस यात्री द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है कॉस्मॉस, प्लिनी, स्ट्रैबो या स्टिंग। तो 109 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मॉस। अगला सवाल है, यात्रियों के सम्राट प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है फाहियान, मेगासनीज, हिनसोंग या अल्बरूनी। 111 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिनसोंग। माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 छूट गया है, इसे भी देख लेते हैं। क्रिश्चियन टोपोग्राफी पुस्तक के मुख्य रूप से किस विषय का विवरण प्रस्तुत किया गया? यानी क्रिश्चियन टोपोग्राफी जिसे लिखा किसने है? कॉस्मॉस ने। इसका विषय क्या है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापारिक संबंधों का, गुप्त राजवंश की वंशावली का, सिकंदर के भारत आक्रमण का, या फिर चोल साम्राज्य की नौसेना का। 110 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका विषय है भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापारिक संबंधों का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 112, हिनसोंग के भारत में निवास एवं अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही का चुनाव करना है, 3 गलत है, 1 सही है। ऑप्शन है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय आया और भारत में 13 वर्ष रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया जहां उसने शीलादित्य की उपाधि धारण की। उसने केवल उत्तर भारत में भ्रमण किया और दक्षिण भारत में वो कभी प्रवेश नहीं किया। केवल ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पे चुने जा रहे हैं सत्य के रूप में। तो 112 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह सम्राट हर्षवर्धन के समय आया, कौन? हिनसोंग, और उसने भारत में 13 वर्ष गुजारे। ये ही सही है, बाकी यहाँ से बी, सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 113, हिनसोंग की प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रचना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फूको की, सीयू की, यू फॉन्च या फिर इंडिका। तो यहाँ से 113 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिनसोंग की जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है फूको की। अगला सवाल है 114,
हेनसोंग की जीवनी निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मित्र द्वारा लिखी गई थी? इसे किसने लिखा? हैली, सुमाचीन, मातवेन मिल या चाओजू कुआ? तो 114 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैली ने इसे लिखा था। सवाल नंबर 115, चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग के संबंध में सही कथन को चुनना है। ऑप्शन है, वह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया था, वह अपने साथ त्रिपिटकों की 400 प्रतियां चीन ले गया था, उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण दिया। ऊपर तो सभी कथन सत्य हैं, तो यहाँ से 115 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि ए बी सी सभी कथन सत्य हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 116, किस चीनी लेखक के वृत्तांत से सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वी भारत के आक्रमण अभियान का विशेष विवरण मिलता है? ऑप्शन है, मातवेन लिन, चाओजुकुआ, शुंगयुन या सुमाचीन? 116 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातवेन लिन। सवाल नंबर 113, 13वीं शताब्दी में भारत के चीनी अरबी व्यापार पर विस्तृत प्रकाश डालने वाली पुस्तक चू फॉन्ची के लेखक कौन है? ऑप्शन है, चाओजुकुआ, मातवेन लिन, इत्सिंग या फिर हैली? तो 117 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाओजुकुआ। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्रियों के भारत आगमन का सही कालानुक्रम है? तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है ही नहीं कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, लास्ट में कौन आया। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दिए हैं और डायरेक्ट हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब 118 का है ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है फाहियान, फिर शुंगयुन, फिर हेनसोंग, लास्ट में इत्सिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 119, दिए गए मुस्लिम यात्रियों में से कौन सा समूह भारत आने विवरण देने वाले अरब यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है आपके सामने 119 के ऑप्शन आप देख लीजिए। यहाँ से हम आंसर देख। ऑप्शन है इब्न खुर्दादबा, सुलेमान अल मसूदी या अल बरूनी। कुशाणकालीन मूर्तियों और गुप्तकालीन मूर्तियों के मध्य मूल अंतर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। कुशाणकालीन मूर्तियां विदेशी प्रभाव से युक्त हैं, जबकि गुप्तकालीन मूर्तियां स्वाभाविकता एवं भारतीयता से परिपूर्ण हैं। गुप्तकालीन मूर्तियां पूरी तरह से ग्रीक शैली पर आधारित है। कुशाणकालीन मूर्तियों में केवल काष्ठ लकड़ी का प्रयोग किया गया है। दोनों काल की मूर्ति कला में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर 120 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुशाणकालीन मूर्तियां विदेशी प्रभाव से युक्त हैं, जबकि गुप्तकालीन मूर्तियां स्वाभाविकता एवं भारतीयता से परिपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 121, भरहूत, बोध गया, सांची और अमरावती से प्राप्त मूर्तियां किस काल के जन सामान्य के जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, शुंग, सातवाहन एवं कुषाण गुप्तकालीन काल, सल्तनत काल या मुगल काल? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 121 का, शुंग, सातवाहन एवं कुषाण गुप्तकालीन कला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 122, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के चित्रों में गुप्तकालीन कला की पराकाष्ठा के प्रमाण कौन सा चित्र प्रदान करता है? ऑप्शन है, माता और शिशु तथा मरण सन राजकुमारी का चित्र, 3 नर तकिया का चित्र, शिकार करता राजा का चित्र, समुद्र मंथन का चित्र? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा 122 का, माता और शिशु तथा मरण सन राजकुमारी का चित्र। सवाल नंबर 123, यूनानी लेखक जस्टिन ने सिकंदर के बाद भारत पर अधिकार करने वाले किस मौर्य शासक की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? ऑप्शन से बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बृहद्रथ? 123 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 124, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किस यूनानी लेखक ने की थी, जिसमें भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है? हिस्टोरिका का की रचना पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, टेसियस, प्लिनी, टॉलमी। 124 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका के मूल रूप में उपलब्ध न होने पर भी इसका ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन है, बाद के यूनानी रोमन लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन के उद्धरण से, अशोक के शिलालेखों से, चिनियात सिंह के पत्रों से, ऋग्वेद की ऋचाओं से। तो 125 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाद के यूनानी रोमन लेखकों के उद्धरणों से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 126, फाहियान की यात्रा वृत्तांत फूकोकी के अनुसार गुप्त काल में नगरों से बाहर रहने वाले किस वर्ग को आते समय घंटी यानी डंडा पीटना पड़ता था? ऑप्शंस हैं, व्यापारी, बौद्ध भिक्षु, चांडाल या विदेशी दूत? यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांडालों को ऐसा करना पड़ता था। फाहियान ने किस राज्य क्षेत्र की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का विशेष वर्णन किया है? ऑप्शंस हैं, केवल कश्मीर एवं पंजाब, बंगाल व बिहार, केरल एवं तमिलनाडु? ऑप्शंस हैं, केवल कश्मीर एवं पंजाब, बंगाल व बिहार, केरल एवं तमिलनाडु, सिंधु एवं गुजरात? 127 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल व बिहार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 128, हेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित होने का उल्लेख किया है? ऑप्शंस हैं, देवपुत्र, शीलादित्य, विक्रमादित्य या प्रियदर्शी? ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 128 का बी, शीलादित्य। यानी हेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन को शीलादित्य कहकर पुकारा। अगला सवाल है,
अन्य यूनानी रोमन लेखकों की श्रेणी में आने वाले डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और जस्टिन किस कालखंड के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस हैं सिकंदर से पूर्व के लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखक, सिकंदर के बाद के यूनानी रोमन लेखक या मध्यकालीन यूरोपीय यात्री। 129 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिकंदर के बाद के यूनानी रोमन लेखक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 130। चित्रकला एवं मूर्तिकला के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। ऑप्शन है चित्रकला से बीते समय के जीवन, मानवीय भावनाओं एवं धार्मिक आस्थाओं की जानकारी मिलती है। कलाकृतियों केवल राजाओं के युद्धों का वर्णन करती हैं, आम जनजीवन का नहीं करती। भारतीय मूर्तिकला पर कभी भी किसी बाह्य या विदेशी प्रभाव का स्पर्श नहीं हुआ। अजंता के चित्र केवल मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं को दर्शाते हैं। 130 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सही कथन है चित्रकला से बीते समय के जीवन, मानवीय भावनाओं एवं धार्मिक आस्थाओं की जानकारी में मिलती है। बी, सी और डी गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 131। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना में किस शताब्दी के भारतीय बंदरगाहों और प्राकृतिक स्थितियों का वर्णन हमें मिलता है? ऑप्शन है ईस्वी सन की पहली सदी, ईस्वी सन की तीसरी सदी, ईसा पूर्व पहली सदी या ईस्वी सन की 5वीं सदी। तो 131 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्वी सन की पहली सदी। अगला सवाल है किस प्राचीन लेखक के अनुसार मेगास्थनीज द्वारा भारत के संबंध में दिया गया विवरण पूर्णतः काल्पनिक था? ऑप्शन है प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो या एरियन। तो 132 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्ट्रैबो जो है ना वो मेगास्थनीज द्वारा भारत के संबंध में जो भी उन्होंने विवरण दिया है उसको पूरा काल्पनिक मानते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 133। टॉलमी की प्रसिद्ध रचना ज्योग्राफी प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य की जानकारी लगभग किस वर्ष की मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं 100 ईस्वी पूर्व के आसपास, 150 ईस्वी के आसपास, 250 के आसपास या 300 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 133 का राइट हो जाएगा बी, 150 ईस्वी के आसपास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरलिस हिस्टोरिका मुख्य रूप से किन दो क्षेत्रों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है? ऑप्शंस हैं भारत और यूनान, भारत और इटली, भारत और चीन, भारत और मिस्र। 134 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत और इटली के संबंध की जानकारी देती है। कौन? प्लिनी की पुस्तक नेचुरलिस हिस्टोरिका। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 135। चीनी यात्री फायान ने किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की तथा अपनी रचना फूको की लिखी? ऑप्शन से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त। 135 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। देख लेते हैं अगला सवाल। चीनी यात्री हेनसोंग के मित्र वीली ने किसकी जीवनी लिखी थी? ऑप्शंस हैं फायान की, सिंह की, हेनसोंग या सुलेमान की। 136 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने हेनसोंग की लिखी थी जीवनी। अगला सवाल है सवाल नंबर 137। हेनसोंग किस सम्राट या वर्ष के दौरान भारत आया था तथा उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए देख लेते हैं। 137 का सही जवाब क्या होगा? 137 का विकल्प हमारा सही है ए, 629 ईस्वी पूर्व वो आया था सीस युग की। यानी जब ये 629 ईस्वी पूर्व आया था तो सम्राट कौन था वहाँ का? सी युग की वहाँ का सम्राट था, चीन का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 138। सातवीं शताब्दी में भारत आकर नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन देने वाला चीनी यात्री कौन था? ऑप्शंस हैं जाओ युगा, सिंह फायान या सुंगयुन। 138 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह। सवाल नंबर 129। पाल एवं प्रतिहार शास्त्रों के संबंध में विवरण देने वाली नवीं शताब्दी का अरबी यात्री कौन था? ऑप्शंस है अल मसूदी, सुलेमान अल बिरूनी या इब्न बतूता। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, सुलेमान। अगला सवाल है 140। तहकीक हिंद किताबुल हिंद की रचना करने वाला अल बरूनी किस विदेशी आक्रांता का समकालीन था? ऑप्शन से महमूद गजनवी, महमूद गोरी, बाबर या चंगेज खान। तो 140 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये समकालीन था महमूद गजनवी का। सवाल नंबर 141 क्या कह रहा है देख लेते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से तथा किस वर्ष कराया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शंस कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक होगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद मनुस्मृति का है, ए कोड ऑफ जेंटुलॉज, और इसे 1776 ईस्वी में लिखा गया था। अगला सवाल है 142। सवाल नंबर 142 है 1789 ईस्वी में कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शंस हैं विलिकन्स, सर विलियम जोन्स, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, ए एल बैशम।
तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है और पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन हैं विल्किंस, डी कौशाम्बी, विलियम जोन्स या मैक्स मूलर। तो 143 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, विल्किंस ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। सवाल नंबर 144 है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है। ऑप्शन है ए एल बैशम, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, डी कौशाम्बी या जेम्स प्रिंसप। 144 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं ए एल बैशम, विंसेंट स्मिथ, मैक्स मूलर, अल बरूनी। 145 का राइट हो जाएगा आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए एल बैशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसकी प्रसिद्ध कृति है जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का उत्तम स्रोत है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आर सी मजुमदार, डी कौशाम्बी, सर विलियम जोन्स या विल्किंस। 146 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी कौशाम्बी। सवाल नंबर 147, मुस्लिम अरबी लेखक इब्न खुर्दादबद मुस्लिम अरबी लेखक इब्न खुर्दाद 1864 ईस्वी पूर्व द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। यानी इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। किताब मसालिक बल ममालिक, सिलासिला उतवारीक, फुतुहल बुल्दान या मखूल जहान। तो ऑप्शन नंबर 147 का राइट हो जाएगा ए, किताबुल मसालिक बल ममालिक, ये इन्होंने लिखी। अगला सवाल है 148, अरबी लेखक सुलेमान की पुस्तक सिलसिला उतवारीख में बंगाल के किस प्रसिद्ध वस्त्र का उल्लेख है। ऑप्शन से रेशम, मलमल, खादियात, जरदोजी। तो यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 148 का बी, मलमल। इसमें मलमल का उल्लेख उन्होंने किया है। 149 है, किस अरबी लेखक ने लिखा कि बंगाल की मलमल इतनी सूक्ष्म होती थी कि पूरा थान अंगूठी के छेद से गुजर जाता था। ऑप्शन है अल मसूदी, अल बिरूनी, सुलेमान, अल बिलादरी। तो यहाँ से हमारा 149 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुहल बुल्दान नामक पुस्तक की रचना 9वीं शताब्दी के अरबी लेखक ने की। तो उनका नाम आपको बताना है कि किस अरबी लेखक ने की। ऑप्शन हैं अल बिलादरी, इब्न खुर्दाब, बल अल मसूदी या सुलेमान ने। ऑप्शन नंबर हमारा 150 का राइट हो जाएगा ए, अल बिलादरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 151, अरबों द्वारा भारत पर अरब आक्रमण एवं सफलताओं का वर्णन फुतुहल बुल्दान में मिलता है, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन अल बरूनी, अल बिलादरी, फिरदौसी या उतबी। 151 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल बिलादरी। और इसकी ट्रिक आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी किताब में आ रहा है फुतुहल बुल्दान, इनकी किताब में आ रहा है और यहाँ पे इनके नाम में भी आ रहा है अल बिलादरी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 152, बगदाद निवासी अरबी लेखक अल मसूदी की रचना का नाम तालिका में दर्शाया गया है। आपको बताना है नीचे के ऑप्शंस में उसकी किताब का नाम। मखूल जहान, किताबुल हिंद, सिलसिला उतवारीख, चचनामा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 152 का राइट हो जाएगा ए, मखूल जहान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विस्तृत वर्णन किस अरबी यात्री ने किया। ऑप्शन हैं सुलेमान, अल मसूदी, इब्न खुर्दाब, अल बिलादरी। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 153 का बी, अल मसूदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल बरूनी, अबू रेहान, मोहम्मद बिन अल बरूनी का भारत आगमन काल क्या माना जाता है। ऑप्शन है 957 ईस्वी, 1024 से 1030 ईस्वी, 864 ईस्वी, 1191 से 1192 ईस्वी। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 से 1030 ईस्वी। सवाल नंबर 155 क्या कह रहा है, अल बरूनी के अनुसार महमूद गजनवी के किस प्रसिद्ध आक्रमण के समय वह भारत आया था। ऑप्शन हैं सोमनाथ आक्रमण, कन्नौज आक्रमण, तराइन युद्ध या पेशावर युद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा 155 का राइट हो जाएगा ए, सोमनाथ आक्रमण के समय वो भारत आया था। सवाल नंबर 156, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज की कितनी जातियों का उल्लेख किया तथा सबसे बृहद सूची उसने किसकी दी। ऑप्शन हैं 4 जातियाँ शूद्रों की, 8 जातियाँ ब्राह्मणों की, 4 जातियाँ क्षत्रियों की, 6 जातियाँ वैश्यों की। 156 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जातियाँ और शूद्रों की सूचियाँ उसने प्रस्तुत की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 157, अल बरूनी के विवरण के अनुसार प्राचीन भारत में ब्राह्मण हत्या को किस जघन्य अपराध की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन है गोहत्या, ब्रह्महत्या,
राजद्रोह या पितृहत्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म हत्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 158, अल-बरूनी के अनुसार किस वर्ण वर्ग को मृत्युदंड से छूट प्राप्त होने का उल्लेख उसके वर्णन में मिलता है? ऑप्शन है क्षत्रियों को, वैश्यों को, ब्राह्मणों को या शूद्रों को। 158 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को। अल-बरूनी के अनुसार ब्राह्मण वर्ग को मृत्युदंड से छूट प्राप्त करने का उल्लेख उसकी किताब में मिलता है, यानी उस समय इन सबको अगर मृत्युदंड दिया जाता था तो इन सबको 100% दिया ही जाना है, लेकिन इन्हें इससे मुक्ति मिल जाती थी, इन्हें ब्राह्मणों को। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 159 सवाल नंबर 159, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी तथा इसके संस्थापक का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा 159 का ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी और सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये हमारे वीडियो का आखिरी सवाल देख लेते हैं क्या है। फारस की खाड़ी से होकर भारत व चीन की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध अरबी लेखक कौन था? ऑप्शन से सुलेमान, इब्न बतूता, अल मसूदी, अल बरूनी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुलेमान। तो ये थी हमारी आज की डिस्क्रिप्टिव वीडियो। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।